इसमें हमारे पास मई जून 2025 का पेपर है। अच्छा, अभी 1 घंटे 50 मिनट का पेपर है। डेफिनेटली ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो जितना हो पाएगा वो हम अभी करेंगे और जितना हो पाएगा नेक्स्ट सेशन में मुझे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो मुझे इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि देखते ही पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें होगा क्या, ये देख लेते हैं। द डायग्राम शोज द ग्राफ विद द इक्वेशन y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx. Describe fully the single transformation. Describe fully the two transformation which transforms the graph of y equal to fx to the graph of y equal to gx. Make the clear order in which the transformation should be applied. एक तो पहली बात ये कि आपको क्लियर ऑर्डर बताना है, और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुई है। अच्छा जी, और एफ एक्स से जो है वो बना है जी एक्स, यानी एफ एक्स का फंक्शन ये वाला है और इससे बना है जी एक्स। तो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई सबसे पहले स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच कहाँ पे हुआ है, एक्स या वाई? वाई एक्सिस पे स्ट्रेच हुआ है। वाई एक्सिस पे स्ट्रेच हुआ है और उसके बाद वो हुआ है ट्रांसलेट। तो अब वाई एक्सिस पे स्ट्रेच होके जब ट्रांसलेट हुआ है, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखूं, तो ओरिजिनल ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इस वक्त, वो आपके पास है एग्जैक्टली 0,6, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है एग्जैक्टली आपके पास 3,3। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसलेट होकर जब आया होगा इस सिचुएशन में, तो कहाँ से पहुंचा होगा ये भी देखना है कि इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? मैं ही कह रहा हूँ, मैंने सवाल में लिखा है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रेच हुआ है, उसके बाद ट्रांसलेट हुआ है। अब स्ट्रेच कितना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आउट करना है। अगर मैं देखूं ओरिजिनल ग्राफ फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए, तो इसका ओरिजिनल ग्राफ जो होता है अगर यहाँ पर होता अपनी पोजीशन पे, ये यहाँ होना चाहिए था अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट हुआ होता तो। ठीक है। तो अब ये पॉइंट अपने पॉइंट से एग्जैक्टली एक बॉक्स ऊपर गया यहाँ से, और वाई एक्सिस जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 बॉक्सेस नीचे आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला? ये मैं और इसकी रिवर्स कंडीशन पे जा रहा हूँ। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को देख लो, इस कोऑर्डिनेट से तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट है तो ये तुम्हारे पास है 3 और -6, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, ये है 0 और -3। ठीक है। ये खिसक के आ गया है ऊपर और ये बन गया है 0 और -2। वाई में चेंज हुआ है, और इसी तरीके से ये वाला जो कोऑर्डिनेट तुमने डिस्कवर किया है वो हो गया है 3 और -8। अब तुम्हें ये देखना है कि y की वैल्यू को -6 से -2 बनाने में तुम क्या कर सकते हो। -6 से -2 तुम कैसे बना सकते हो? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, -6 को तुम किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -8 बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना। स्ट्रेचिंग तो ऐसे ही होती है। तो x तुम्हें पता करना है, -8 अपॉन -6, तो x तुम्हारे पास हो गया 4/4/3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम -6 को 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रेचिंग फैक्टर हो गया। अब तुम क्या लिखोगे सबसे पहले तुम ये लिखोगे कि पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो हुई है स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। विद
स्ट्रेच फैक्टर 4/3। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट अटेम्प्ट, अब अगली चीज क्या हुई है, अब हमारा फंक्शन जो है वो ओरिजिनल पॉइंट से ट्रांसलेट होकर नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिनली ट्रांसलेट होता तो कहाँ होता, और अगर ये स्ट्रेच पहले हुआ है तो स्ट्रेच होने के बाद ट्रांसलेट हुआ होगा। अगर ये स्ट्रेच हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने अगर इसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने से होगा ये कि ये वाले 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 को, तो 4 हो जाएगा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको पहले स्ट्रेच करके चेक करो, क्योंकि इसमें y की जगह पे 3 लिखा हुआ है। अगर तुम उसे अपने स्ट्रेच फैक्टर यानी कि 4/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास 4 हो जाएगा, तो 3,4। इसका फैक्टर 2 नहीं है बेटा, 2। क्या -2? हाँ, कॉमन फैक्टर। तुम स्ट्रेचिंग कैसे करती हो, पूछ रहा हूँ ऐसी, स्ट्रेचिंग कैसे करती हो? स्ट्रे- सबर, स्ट्रेचिंग कैसे करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्ट्रेचिंग कैसे करते हो किसी भी शेप की? एक्सपेंड कर देते हैं, तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो एक्स की कोऑर्डिनेट उस स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है तो वाई के कोऑर्डिनेट स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, पूछ रहा हूँ, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल शेप था उसका एक्स का कोऑर्डिनेट 3,-6 लिया हुआ है मैंने, ऐसे ही। फिर मैं उस -6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 बनना चाहिए, ऐसे ही। और इसी तरीके से -3 जो मैंने लिखा हुआ है, अगर इस -3 को भी किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो -2 बनना चाहिए। ये गलत आया मेरा शायद, स्ट्रेच फैक्टर 4/3, क्योंकि उससे वो 2 नहीं बन रहा। -3, वहाँ -3 आ रहा है और वो -2 आ रहा है। तो अगर -3 को मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया -2 बना, तो एक्स बन रहा है -2/3, पॉजिटिव का 2/3। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, -6 को मल्टीप्लाई करूँ मैं डायरेक्टली 2/3 से, तो 3 बन जाता है 3 बन 6 4, -4 होगा ये। तो दोबारा से शेप था ओरिजिनल यहाँ पे, इस जगह पे अगर उसके वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा हाँ, वाई कोऑर्डिनेट्स भी तो चेंज हुए होंगे ना, तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट चेंज किए और बाकी किसी के वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं किया। अच्छा, तो चलो, अगर हम इसकी रूह से देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है 4, 6, 1, 2, 3, 3 बॉक्सेस नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस नीचे आ रहे हैं। हाँ, बस सही कह रही है, स्ट्रेच फैक्टर 2 होगा और अलोंग द वाई एक्सिस होगा, और उसके बाद ट्रांसलेट होगा। देखो इधर, यहाँ पर तुम्हारा जो ये टिल्टेड कर्व है, इस पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 बॉक्सेस नीचे आए हैं। ठीक है, मतलब 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे वही डिस्टेंस कितना बन गया, 6, यानी कि 3, 1.5 नीचे और 1.5 ऊपर स्ट्रेच हो गया वो।
तो अगर ये 6 बन जाएगा, जेड नीचे और जेड ऊपर स्ट्रेच होगा, तो अगर इसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है तो उसके हिसाब से ओरिजिनल शेप कैसा बनना चाहिए? कोऑर्डिनेट निकालना पहले। -2 और 5, तो -2 और 10 होना चाहिए। ये वाला है 0 और 6, तो ये होना चाहिए 0 और 12। ये वाला है 3 और 3, तो ये होना चाहिए 3 और 6। और ये वाला है तुम्हारे पास 7 और 3, तो ये भी होना चाहिए 7 और 6। एक्स पे 7, वाई पे 6। अच्छा जी, और भी कोऑर्डिनेट रह गया। 3,3 ये इधर है और ये 3,6 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 3,6 जो है वो स्ट्रेच होके ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है 7,3 से 7,6 बन जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 6 के सामने, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने। और फिर ये वाला कोऑर्डिनेट 0,12 पे चला जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा स्ट्रेच होने के लिए। और ये वाला -2 और 10 पर चला जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट आ गया 0,12, जो 0,12 पर है, और एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है इस वक्त -2। तो 12 से -2 तक का डिफरेंस कितना होगा? मेरी स्क्रीन चल रही है? सेकंड रुको, मेरी स्क्रीन नहीं चल रही। एबनॉर्मल एरर। ये कर रहा था मैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेच होके ऊपर की तरफ चला जाएगा और दूसरा वाला जो है वो स्ट्रेच होके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास दिया हुआ है 0 और 12, जो टॉप का पॉइंट है, और वो यहाँ लिखा हुआ है -2। ठीक है, तो अब ये इस तरह से होगा भाई कि स्ट्रेच फैक्टर आपके पास आ रहा है 2 पैरेलल टू वाई एक्सिस, और दूसरे नंबर पे हुई है ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस विद कॉलम वेक्टर। क्या आया था बिलाल? 14 -14, 12 में आपने -4 प्लस लिया। हाँ ठीक है, -14, 0 और -14। ठीक है जनाब, अब ये हो गया इसका ऑर्डर और ये हो गई इसकी। अच्छा ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। यार ये तो आसान सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ कर्व के अंदर प्लेस करनी है। कर्व में सब जगह प्लेस नहीं। 16 5 से कितना भाई? 80, 50x, 20x स्क्वायर इक्वल टू 20। क्या हो गया? 80 -8 कितना हो जाएगा आपके पास? 72।
और ये लिखा हुआ आपका प्लस का 80 माइनस का 24 16x स्क्वायर 72x प्लस 80 माइनस 24 कितना 36 56 तो कैलकुलेटर में डाल देते डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आ जाएगा 16 72 x की वैल्यू आ रही है 1 x की 7 अच्छा उसके बाद -4 -2 माना जाए -4 -2 और -4 -7 -1 और -2 आ रहा है और इसके अलावा आपके पास -7 अपॉन हाँ 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 आंसर क्या निकला अच्छा आगे वाले पार्ट पे जाना था सॉरी 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 The coefficient of x to the power 7 in the expansion of this is 1280 अच्छा इसमें 7 का वो आपको कह रहा है एग्जैक्टली x 7 का जो कोफिशिएंट है
तो डायरेक्टली x7 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इसकी जनरल फॉर्म को, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है आपके पास TR+1 NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर उसने 7 टर्म बोला है आपसे, वो कोएफिशिएंट 7 टर्म का बोला है, 7 कोएफिशिएंट बोला है, तो 5CR हो जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा px स्क्वायर के ऊपर 5 माइनस r, और ये हो जाएगा 4/px के ऊपर r, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 5CR p की पावर 5 माइनस r और x की पावर 2 इंटू 5 माइनस r, ठीक है। इसी तरीके से 4 और x जो ऊपर थे दोनों, इनकी पावर हो जाएगी r और नीचे p की पावर भी हो जाएगी r। 5CR p की पावर 5 माइनस r, अच्छा x की पावर हो जाएगी मेरे पास 10 माइनस 2r, 4 की पावर r, x की पावर r डिवाइडेड बाय p की पावर r। अब मुझे ना सारे x को और यानी कि जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करना है, तो p की पावर हो जाएगी 5 माइनस r और माइनस का r, क्यों? क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा था ना, तो डिवीजन में क्या होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास पावर को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, सही है। इसी तरीके से 4 की पावर r ये एक सेपरेट हो गई, और अब जो आखिरी टर्म बची वो बची x की, जो कि 10 की पावर माइनस 2r और माइनस r, ओ सॉरी प्लस r, सही है। अब मैं इस अपने x को उठा लूंगा यहाँ से और कंपेयर कर लूंगा अपने गिवन x के साथ, यानी कि जो मेरा x निकला है भाई वो है आपके पास x की पावर 10 माइनस 3r, सॉरी 10 माइनस r, दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 7। तो 10 माइनस r बराबर हो जाएगा 7 के, बिकॉज क्योंकि आपके पास जब बेसिस सेम होती हैं, ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं आप, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो 10 माइनस 7 जो है वो बराबर हो जाएगा r के, और r आ जाएगा आपके पास कितना, 3। तो अब इस R3 को आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 5C3, p की पावर हो जाएगी 5 माइनस 3 और माइनस 3, और 4 की पावर हो जाएगी 3, और ये x की पावर 7 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अब उसने मुझे बोला था कि इसका जो कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट है ना इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कॉफिशेंट है वो आपके पास बराबर है किसके, 128 के। तो मैंने क्या किया, 5C3 p की पावर 5 माइनस 6 4 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 128, ठीक है। यहाँ से मुझे p फिगर आउट करना है। क्या हुआ बेटा, 1280 है, हाँ 728। 5C3 कितना है, 5C3 10 है, p की पावर है -1, और 4 का क्यूब कितना है, 64। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू 1280, और अब ये हो जाएगा 10 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 1280 इज इक्वल्स टू p। p कितना हो जाएगा, 1/1। तो जनाबे वाला ये आपने p फिगर आउट कर लिया, सही है। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, a point p is moving along the curve with the equation of this in such a way that the x coordinate of p is increasing at a constant rate of 5 minutes per second. Find the rate at which the y coordinate of p is changing when x equal to 9. Give me your answer in terms of a constant. अच्छा, अब ये रेट का क्वेश्चन है, अंडरस्टूड है कि हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो चीज़ों को पहले सेपरेटली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे y की जो फंक्शन है वो है मेरे पास a x की पावर 3/2 और माइनस का 12x, और ये जो रेट दिया हुआ है p इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, यानी कि dp/dt मुझे दिया हुआ है उसने, जो कि बराबर है 5 के, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम कर्व को करते हैं डिफरेंशिएट, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dy/dx, a पावर कम फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द पावर और माइनस का 12, तो ये बनेगा 3/2a, और x की पावर 3/2 में से जाएगी तो 1/2 रह जाएगी, और माइनस का 12, ठीक है। अब मुझे इसमें x का इनिशियल पॉइंट डालना होगा, तो इनिशियल पॉइंट अगर देखा जाए तो वो उसने मुझे दिया था 9,
तो 9 की पावर है हाफ माइनस का 12, तो हो जाएगा मेरे पास 9a/2 माइनस का 12। ये मेरे पास आ गई dy/dx की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब जब मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ तो अब मैं अपने चेन रूल को क्रिएट करूँगा, और मेरा चेन रूल जो होगा वो होगा dy/dx। अच्छा, ये बेसिकली डी पी की बात कर रहा था, p इज इंक्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट रेट ना, x कोऑर्डिनेट, तो ये dx/dt है p का पॉइंट ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dx मैंने निकाला है 9a/2 माइनस का 12। dy/dt मेरे पास एग्जैक्टली है नहीं, वो मुझे पता करना है, और dx/dt जो मुझे दिया गया था वो था 5। ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, 9a/2 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू dy/dt। तो dy/dt जो है वो आपके पास हो जाएगा 45a/2 और 5 12 हो जाएगा 60। भाई ये आ रहा है मेरा y का चेंज। स्क्रीन फिर रुक गई। आज इंटरनेट को क्या हो गया? मेरा इंटरनेट सही नहीं चल। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया एग्जैक्टली, ये मेरे पास आ गया। Given that the curve has a minimum point when x equal to 1/4, find the value of a। x जो है, अब इसमें क्या बात कर रहा हूँ, given that the curve has a minimum point when x equal to 1/4, find the value of a। a की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो कह रहा है कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है when x is equal to 1/4, या आपने y का चेंज निकाल लिया। dy/dx को x की इक्वेशन से 1/4 पे रख दूं, स्टेशनरी पॉइंट यूज करूंगा ना। dy/dx 3ax था मेरे पास, 3ax पावर हाफ, 3/2 ax की पावर हाफ माइनस का 12, 0 इज इक्वल्स टू 3a/2 x की पावर 1/4 के ऊपर हाफ माइनस का 12। तो 0 जो है वो माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12। 3a2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 12 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 3a, और a बराबर हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो a हो जाएगा 16। वापस दिखाओ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 4 cos 2x प्लस 3, स्टेट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ y। y की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज आपको बतानी है। बिल्कुल सही, आपके पास एवरेज लाइन जो है वो 3 दी हुई है, और उसमें आप 4 प्लस करेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट मिल जाएगी, और 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको लीस्ट मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 जो कि हो जाएगा ग्रेटेस्ट, और ये आ जाएगा -1 जो कि हो जाएगा लीस्ट। अब कह रहे हैं कि भाई इसको ड्रॉ करके दिखा दो, स्केच कर दो कर्व, तो स्केच कर देते हैं।
लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कर्व का जो पीरियड एंड हो रहा है वो हो रहा है पाई पे, ठीक है, और पाई पे एंड हो रहा है और उसकी एवरेज लाइन जो है वो 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2, 4, 6, 7, यहाँ लगाते हैं -2 और -4। तो एवरेज लाइन जो कर्व की आ रही है वो आ रही है एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है। पाई पे उसका पीरियड एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉस का कर्व है, ठीक है। ये यहाँ से उतरेगा नीचे और यहाँ पे जाएगा वापस ऊपर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कट करेगा एक इस जगह पे और एक इस जगह पे कट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 पे, तो यानी इधर होना चाहिए। हाँ 2 पाई/2 हो गया। हाँ बेटा पाई/2 पे तो वो वैसे ही कट करता है, पाई/2 पे तो वो वैसे ही कट करता है। पाई/2 और 3 पाई/2 तो वो वैसे ही कट करता है ना ओरिजिनली। ओरिजिनली कहाँ कट करता है? पाई/2 पे करता है। ओरिजिनल कर्व कैसा होता है? ओरिजिनल ओरिजिनल ऐसा होता है बेटा, पाई/2 से आता है, पाई/2 से आएगा, पाई/2 से कट करेगा और वो -पाई तक जाता है और फिर उसके बाद वो 3 पाई/2 से कट करके 2 पाई पे पूरा होता है। ये ओरिजिनल कर्व होता है ना इसका। हाँ हाँ बताओ। 1 मिनट। नॉर्मल कर्व कॉस के कर्व में वो 2 पाई तक जाता है ना। 2 साइकिल्स नहीं होती, ओरिजिनल कर्व भी 2 पाई तक होता है। साइन का, कॉस का, टेन का पाई तक होता है, साइन और कॉस का 2 पाई तक होता है। दिखाऊं? अच्छा, अभी इसमें 2 साइकिल्स बनेंगी, पहले एक ही साइकिल बनती है जब कॉस एक्स लिखा होता है। ठीक है। अच्छा अब वो यहाँ पूछ रहा है hence determine the number of solution of the equation this 2x-1, यानी कि 2x-1 के ऊपर को बताना है कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। -1 जो है वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लाइन जा रही है। और अब अगर इसमें देखा जाए तो आपके पास पाए, अगर पाई/2 डाल दूं x की जगह पे तो पाई-1 आ जाएगा y पे, और अगर दूसरी वैल्यू डालूं, अच्छा चलो देख लेते हैं। ये 2x-1 था ना, इसमें मैं पाई/2 डाल रहा हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा पाई-1। पाई-1 की वैल्यू जरा कैलकुलेट करना क्या होती है। 2.14,
2.14 ना। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे और दो ऊपर, 1 रन और 2 राइज यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ से गुजर रही है वैल्यू, और ये आ रही है 2.14। तो पिंक से ही बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट ऐसे करके जा रहा है, कुछ इस तरह से गुजरेगा। ठीक है, ये लाइन इसी तरह से आगे चली जाएगी। तो अब उसने मुझसे एग्जैक्टली पूछा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये पूछा ना, डिटरमाइन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। भाई 1, 2 और 3, मैं यहाँ लिखूंगा 3 पॉसिबल सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगला सवाल हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, बस अभी इसको इतना रखते हैं। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। कल लेंगे हम अगला सेशन, मैंने बता दिया टाइम टेबल। ठीक है, और कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, आज मैं उससे पहले क्लास ले रहा था। ठीक है।